हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्याम बाबू 214। इस चैनल पर आप सभी लोगों को ऑडियो में एनसीईआरटी बुक रीड कराया जाएगा। बुक रीड कराने के साथ साथ नीट एंड यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग कितना भी नोट्स पढ़ लें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, कापियां पढ़ लें, कुछ नहीं हो सकता है जब तक हम लोग अच्छी तरीका से एक बुक रीड न किया जाए, क्योंकि हर एक चीज बुक से ही बनता है। बुक रीड करने के बाद आप सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स रीड कीजिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम सभी मिलकर अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं और अपने इस नीट एंड यूपी बोर्ड मिशन को पूरा किया जाए। अध्याय 4। अब अध्याय 4 को देखा जाएगा कि अध्याय 4 में क्या है। वंशांगति तथा विविधता के सिद्धांत। इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा कि वंशांगति तथा विविधता के सिद्धांत क्या होता है, ये किसने प्रतिपादन किया और किसने लागू किया, इसमें क्या होता है, सारा डिटेल में अध्याय 4 के अंदर वंशांगति तथा विविधता के सिद्धांत के बारे में देखा जाएगा। आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है, किसी अन्य जानवर को क्यों नहीं? या आम के बीज से आम का पौधा ही उगता है, कोई अन्य पौधा क्यों नहीं? माना कि संतति अपने जनकों से मिलती जुलती है, पर क्या वह उनसे बिल्कुल ही अभिन्न होती है, या उनके लक्षणों में कुछ भिन्नता दिखती है? क्या तुमने कभी आश्चर्य किया कि सहोदर कभी एक जैसे दिखते हैं, सहोदर कभी एक जैसे दिखते हैं, या फिर कभी अलग अलग क्यों दिखते हैं? आइए इसके बारे में देखा जाए। जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवंशिकी, जिसे आनुवंशिक विज्ञान ऐसे तथा इनसे संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार करती है। इस शाखा में वंशांगति और विविधता दोनों का अध्ययन होता है, अर्थात यह विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है। वंशांगति आनुवंशिकी का आधार है। जो वंशांगति नाम होता है, आनुवंशिकी का आधार है। वंशांगति वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं। वंशांगति वह प्रक्रम, वंशांगति का मतलब वह हुआ कि जनक का लक्षण संतति में जाना, तथा विविधता जनक और संतति के लक्षणों को असमानता की व्यवस्था है। देखिएगा, वंशांगति एक प्रश्न है कि वंशांगति किसे कहते हैं। तो वंशांगति का मतलब ये हुआ कि जो लक्षण होता है जनक का, वो संतति में जाते हैं। मानव को 8000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व यह ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छुपा है। जो विविधता होता है वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छुपा है। उसने पादपों और जंतुओं की प्रकृति में उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन करवाया तथा उनसे इच्छित लक्षणों के जीव प्राप्त किए। उदाहरण, पुरानी जंगली गायों के कृत्रिम चयन और उनको पालतू बनाकर हमने आज उच्च भारतीय किस्में प्राप्त कर ली है, जैसे पंजाब की साहिवाल गायें प्राप्त कर लिया गया है। हमें मानना पड़ता है कि भले ही हमारे पूर्वजों को लक्षणों की वंशांगति और विविधता का ज्ञान था, किंतु उनको इन घटनाओं के वैज्ञानिक आधार के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आइए ये 4.1 मेंडल के वंशांगति के नियम। ये जो मेंडल है वही वंशांगति के नियम को प्रतिपादन भी किए थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि वंशांगति का नियम किसने प्रतिपादन किया था। ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं वही वंशांगति के नियम को प्रतिपादन किए थे। 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही आनुवंशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी।
ग्रिगोर मेंडल ने उद्यान मटर अनिफाइसम सटाइवम के पौधे में 7 वर्षों तक 1856 से लेकर के 1863 ईस्वी तक संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागति नियम को प्रस्तावित किया। सांख्यिकी विश्लेषणों और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग में भी मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया गया। प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागति नियमों की व्यापकता थी और वे केवल अपुष्ट विचार नहीं थे। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना अध्ययन किया था। मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ है, जो उल्टा यानी अपोजिट होता है। जैसे लंबे का बौना हो जाएगा, पीला का हरा हो जाएगा। ऐसे जैसे लंबे या बौने पौधे, पीले या हरे बीज, इसके कारण उसे वंशागति नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। बाद के वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया जिससे विविध नैसर्गिक घटनाओं और उनमें निहित जटिलता का स्पष्टीकरण किया जा सका। मेंडल ने अनेक तद्रुव प्रजनन मटर के शुद्ध वंशक्रमों को लेकर के कृत्रिम परागर परपरागर के प्रयोग किए। कृत्रिम भी किया और परपरागर भी किए। तद्रुव प्रजनन ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागर के फलस्वरूप अस्थायी विशेषक ट्रेट प्रदर्शित करता है। मेंडल ने मटर की 14 तद्रुव प्रजननी मटर की किस्मों को छांटा, अर्थात 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिए। इनके अन्य लक्षण समान थे। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार के हैं: चिकने या झुर्रीदार बीज, पीले या हरे बीज, फूली हुई या सिकुड़ी हुई फलियां, हरा या पीली फलियां, लंबे या बौने पौधे। आइए चित्र 4.1 व तालिका 4.1 में देखा जाए। इन्होंने जो मटर का तद्रुप लिया था, संख्या लिया था, उसमें 14 थी और जोड़ी में 7 होगा। 7 जोड़ी में लिया था इन्होंने अपने प्रयोगों में सांख्यिकी का प्रयोग किया था, यानी गणित का प्रयोग किया था। आइए कौन कौन से 7 लक्षण लिए थे इनके बारे में देखा जाए। सबसे पहला बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग, फली का आकार, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और तने की ऊंचाई। इतना इन्होंने लक्षण को लिया था। अब इनका एक प्रोसेस था, इस प्रोसेस को देखा जाए। जैसे प्रभावी विशेषक में इन्होंने गोल को लिया था और अप्रभावी विशेषक यानी झुर्रीदार। प्रभावी मतलब गोल और इसी का अपोजिट झुर्रीदार यानी अप्रभावी विशेषक था। यहाँ पे पीला को लिया, यहाँ पे हरा को लिया, यहाँ पे बैगनी को लिया, यहाँ सफेद लिया। यहाँ पे फली का आकार में देखिए फूली हुई, सिकुड़ी हुई। फली का रंग में हरा, पीला। और पुष्प की स्थिति में अक्षी और अंत्य लिया था इन्होंने। और तने की ऊंचाई में लंबा पौधा और बौना पौधा। आइए चित्र 4.1 मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे विपर्यस विशेषक के 7 जोड़े ने इन्होंने तैयार किया था। अब 7 जोड़ों में से किस तरह क्या हुआ, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे तालिका 4.1 मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के विपर्यस विशेषक।
ये विपर्यय विशेषक इसको भी देख लिया जाए, क्रम संख्या 1 से लेकर के 7 तक यह है। लक्षण देखा जाए तने की ऊंचाई, विपर्यय विशेषक है लंबा या बौना। फूल का रंग बैगनी या सफ़ेद। फूल की स्थिति अक्षीय या अंत्य। फली का आकार फूला या सिकुड़ा। फली का रंग हरा या पीला। बीज का आकार गोल या मुरझाया। बीज का रंग पीला या हरा। इन्होंने 7 लक्षणों को लेकर के अपना अध्ययन पूरा किया और ये बार बार यूपी बोर्ड में आता रहता है कि मेंडल ने कितने लक्षणों को लेकर के अपना लक्षण को प्रदर्शित किया। तो 7 जोड़ा में लिया था और टोटल लक्षणों की संख्या 14 है, इसको ध्यान दीजिएगा। फोर पॉइंट टू, एक जीन की वंशांगति। अब केवल वन सिंगल एक जीन की वंशांगति देखा जाए, उसमें क्या क्या है। एक जीन की वंशांगति को देखा जाए, मेंडल ने वंशांगत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बौने पौधे का संकरण किया। जब किसी को भी संकरण कराया जाएगा, उसमें एक प्रभावी का अप्रभावी भी लेना पड़ता है, जैसे लंबे का बौना पौधा, तभी जाकर के संकरण होगा। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवंशिक अध्ययन किया गया। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उनको प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। जब पहला संकरण किया गया उसे प्रथम संकरण बोला गया। चित्र 4.2, अभी 4.2 को भी देखा जाएगा। इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी फिलियल प्रोजेनी, जो प्रथम संकरण से F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ, उसे प्रथम संतत पीढ़ी कहा जाता है या F1 भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर दिया है, F1 भी कहा जाता है। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे। जब इन्होंने संकरण कराया तो देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे। कोई पौधा बौना नहीं था। चित्र 4.3 में इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषकों वाले संकरण प्रयोगों में भी पाए गए। उन्होंने जितना भी संकरण कराया F1 पीढ़ी में, देखा सारा की सारा जनक के समान ही पाए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि F1 में 2 में 1 जनक के लक्षण की ही अभिव्यक्ति होती है, जिसमें केवल प्रभावी वाला अपना रूप दिखा रहा था और प्रभावी वाला नहीं दिखा रहा था। दूसरे जनक के लक्षण प्रकट ही नहीं होते हैं। प्रथम संतत में दूसरे जनक के लक्षण ही थोड़ा सा भी नहीं प्रकट हो रहे थे। मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधों को स्वयं परागित किया। अब दूसरे से नहीं, F1 पीढ़ी में जो लंबे पौधे प्राप्त हुए थे उन्हीं को फिर उसी से परागण करा दिया, संकरण करा दिया। और उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि F2 पीढ़ी में प्रत्युपन्न कुछ पौधे बौने बने थे। F2 पीढ़ी में कुछ पौधे बौने बने थे। जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया वह अप्रदर्शित हो गया। बौने पौधे का अनुपात कुल F2 पौधों का 25% था। जो F2 पीढ़ी में संकरण कराने पर जो बौने पौधे बने थे उसका अनुपात 25% था, जबकि 75% पौधे लंबे थे, जनक के समान। लंबे और बौनेपन के लक्षण जनकों के समान ही थे और इनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था, अर्थात सभी या तो लंबे थे या बौने। मझोले कद के कोई भी नहीं थे, या नहीं कि जैसे लंबे भी हो, बौने भी और मझोला भी हो, वैसा कोई नहीं देखने को इसमें मिला। चित्र 4.3, चित्र 4.3 को भी देखा जाएगा। जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया उनसे भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए। यानी एक मटर का ही पौधा नहीं, इसके अलावा 7 लक्षणों में किसी लक्षण को भी ले करके जब संकरण कराया गया तो यही देखा गया कि F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे बने और F2 पीढ़ी में कुछ पौधे बौने पौधे बने। जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया उनसे भी इस प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए, अर्थात F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनक लक्षण प्रकट हुआ, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों विशेषक 3 संबंधी 1 का अनुपात
3 संबंधी 1 के अनुपात में अभिव्यक्त हुआ। विपरीत विशेषकों में दोनों F1 या F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नजर नहीं आया। देखिएगा, ये 3 संबंधी 1 3 अनुपात 1 ही पूछा जाता है बार बार। या F2 पीढ़ी में दोनों जनकों के विशेष अनुपात होता है F2 पीढ़ी का। आइए इस स्ट्रक्चर को देखा जाता है। चित्र 4.2 मटर में संकरण के चरण, मतलब कैसे कैसे चरण हुआ था। ये एक मटर का पौधा है जिसमें ए वाला भाग दल है और ए वाला भाग वर्तिकाग्र है, और ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है परागकोश है, और ये पुंकेसर है, और ये स्त्री केसर है। आइए आगे देखते हैं। ये एक मतलब प्रोसेस है परागकोश को हटाना। कैंची से काट करके इस परागकोश को काट करके निकाल दिया गया है, और ये जनक का सिग्नल है और ये भी जनक है, प्रभावी और अप्रभावी का। ये पराग, इस माध्यम से पराग स्थानांतरण यानी परागण जब करवाया जा रहा है इस मटर के पौधों को, जब F1 पीढ़ी में इस मटर के पौधों को जब परागण कराया गया तो देखा गया सारा का सारा पौधा लंबा बना है, हर एक पौधा लंबा बना है इसमें। आइए आगे देखते हैं। इन प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतत को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है। उसने इस वस्तु को कारक यानी फैक्टर कहा। अब हम इसे जीन कहते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन बार बार आता है। दूसरे शब्दों में जीन आनुवंशिकता की इकाई। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि आनुवंशिकता का इकाई क्या है, तो आनुवंशिकता का इकाई जीन है। किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसकी सूचना इसमें निहित होती है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों के युग्म यानी विकल्पी यानी अलील कहा जाता है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जो जोड़ा में होता है, युग्म विकल्प यानी अलील। अलील कभी भी जोड़ा में होता है, अलील कभी भी जोड़ा में होता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होता है, एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न होता है, रूप भिन्न होता है। यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों के प्रतीक दें तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होता है उसे कैपिटल अक्षर से तथा विपरीत लक्षण की जीन को छोटे अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई के लक्षणों में लंबे के लिए टी, कैपिटल टी, और बौने के लिए स्मॉल टी का प्रयोग किया जाता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के युग्म विकल्पी अलील होते हैं। अलील कभी भी जोड़े में रहते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। जो F1 पीढ़ी का प्रभावी वाला होता है, पहले वाले को कैपिटल में लिखा जाता है और एलील वाले को स्मॉल में लिखा जाता है। दूसरे शब्दों में पौधों में ऊंचाई एलील जोड़े इस प्रकार होंगे: कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी। मेंडल ने यह भी प्रस्तावित किया तद्रूप प्रजननक्षम मटर की लंबी या बौनी प्रजाति में अलील जोड़ों समयुग्मजी या होमोजाइगस। समयुग्मजी या होमोजाइगस का मतलब हुआ कि दोनों एलील समान होना चाहिए, उसे समयुग्मजी कहा जाता है। क्रमशः कैपिटल टी या स्मॉल टी। ए नहीं है कि होमोजाइगस का मतलब केवल कैपिटल टी होगा, वो कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी या स्मॉल टी भी हो सकता है, लेकिन दोनों समान होना चाहिए होगा। कैपिटल टी या स्मॉल टी को पौधों के का जीनोटाइप जीनी प्ररूप और लंबे बौने को फिनोटाइप दृश्य प्ररूप कहा गया है। जो कैपिटल टी या स्मॉल टी के पौधे को जीनोटाइप कहा गया है और लंबे और बौने पौधे को फिनोटाइप कहा गया है। अगर किसी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा?
यदि किसी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। कि क्या होगा। मेंडल ने पाया कि F1 जो है ये विषम युग्मजी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी फिनोटाइप दिखने में बिल्कुल कैपिटल टी जनक के समान होता है। इसलिए उसने प्रस्ताव किया कि असमान कारकों के जोड़े में से कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है। इसने देखा कि असमान कारकों के जोड़े में से कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है। जैसा कि F1 में इसे प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी नाम दिया गया। एक प्रभावी लक्षण होता है, एक अप्रभावी लक्षण होता है। इस प्रयोग में कैपिटल टी लंबाई का कारक होता है, स्मॉल टी पौनेपन का कारक होता है। कैपिटल टी प्रभावी होता है, स्मॉल टी अप्रभावी होता है, के ऊपर प्रभावी होता है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी होते हैं। जिन अन्य लक्षण युग्मों का उन्होंने अध्ययन किया वहाँ भी यही पाया कि प्रभाविता और अप्रभाविता की संकल्पना को याद रखने के लिए यही सुविधाजनक और तर्कसंगत होगा कि बड़े कैपिटल और छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाए। लंबे के लिए कैपिटल टी और बौने के लिए स्मॉल डी का प्रयोग न करके, क्योंकि यह याद रखना कठिन रहेगा कि क्या कैपिटल टी और स्मॉल डी एक ही जीन लक्षण के अलील तो हैं या नहीं। समयुग्मजी मामलों में अलील समान हो सकते हैं और समान होते भी हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और विषम युग्मजी में मामलों में असमान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। पौधा एक लक्षण ऊंचाई को नियंत्रक जीन के लिहाज से विषम युग्मजी है, अतः इसे एकल संकरण मोनोहाइब्रिड कहा जाता है। और कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्रॉस यानी संकरण को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। एकल संकर मोनोहाइब्रिड कहा जाता है। और कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच यदि क्रॉस करवाया जाए उसे एकल संकरण कराया जाता है। जैसे कोई एक प्रभावी लक्षण का जीन ले करके और दूसरे प्रभावी लक्षण का जीन ले करके यदि एक साथ संकरण कराया जाता है तब उसे एकल संकरण क्रॉस कहा जाता है। इस प्रेक्षण से कि अप्रभावी जनकी विशेषक की अभिव्यक्ति बिना किसी प्रकार के सम्मिश्रण से ही F2 पीढ़ी में हो जाती है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अर्धसूत्रण यानी मियोसिस कोशिका विभाजन के समय लंबे और बौने पौधे युग्मकों का उत्पादन करते हैं तो जनकी जोड़े के अलील एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जब प्रेक्षण से कि अप्रभावी जनकी विशेषक की अभिव्यक्ति बिना किसी प्रकार के सम्मिश्रण से ही F2 पीढ़ी में हो जाती है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अर्धसूत्रण यानी मियोसिस कोशिका विभाजन के समय लंबे और बौने पौधे युग्मकों का उत्पादन करते हैं तो जनकीय जोड़ों के अलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और केवल एक ही अलील युग्मक में प्रेषित होगा। अलीलों का यह विसंयोजन यादृच्छिक यानी रैंडम होता है और युग्मकों में कोई एक अलील होने की संभावना 50% होती है। ऐसा संकर प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो चुका है। इस प्रकार लंबे यानी कैपिटल टी पौधे के युग्मकों में कैपिटल टी अलील और बौने स्मॉल टी पौधों के युग्मकों में स्मॉल टी अलील होता है। कैपिटल टी लंबे पौधे में इसमें जो अलील होगा कैपिटल टी होगा और बौने पौधे में स्मॉल टी पौधों में अलील स्मॉल टी होगा। निषेचन के समय दो अलील कैपिटल टी एक जनक से पराग के माध्यम से और
स्मॉल टी दूसरे जनक से अंड के माध्यम से आकर युग्मक करके ऐसे युग्मनजों यानी जाइगोटों का निर्माण करते हैं जिनमें एक कैपिटल टी अलील और दूसरा स्मॉल टी अलील होता है। दूसरे शब्दों में संकरों में कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं। क्योंकि इन संकरों में विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं, इन पौधों को विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगस कहा जाता है। विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस का मतलब जिसमें प्रभावी का भी लक्षण हो और अप्रभावी का भी लक्षण हो, लंबे पौधे का भी और बौने पौधे का भी लक्षण उसमें प्रदर्शित हो, जिसमें दो जीन एक साथ रहें लेकिन विपरीत रहें, उसे विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस कहा जाता है। एक होमोजाइगस होता है जिसमें समान जीन होना चाहिए। देखिएगा ये बोर्ड ऑफ व्यूज इम्पोर्टेंट है, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस बार बार पूछा भी जाता है। चित्र 4.4 पेनेट वर्ग नामक आरेख का अध्ययन किया। पेनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनजों यानी जाइगोटों का निर्माण, F1 F2 संतत पादपों को समझाया जा सकता है। इसे ब्रितानिकी आनुवंशिकविद रेजिनाल्ड सी पुनेट ने विकसित किया था। जो पुनेट एक पुनेट स्क्वायर होता है, जो द्विसंकर संकरण को सॉल्व किया जाता है। पुनेट वर्ग का खोज किसने किया था? तो रेजिनाल्ड सी पुनेट ने किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। यह आरेख आनुवंशिक संकरण प्रयोगों में संतत के सभी संभाव्य जीनोटाइपों की गणना करने के लिए बनाया गया है। सभी संभाव्य युग्मकों को सबसे ऊपर की कतार में बाईं तरफ के स्तंभों में दोनों तरफ लिखा जाता है। सारे संभाव्य संयोजनों की प्रतिरूपण नीचे के वर्गों के बॉक्सों में किया गया है। सारे का सारा आरेख एक वर्ग की शक्ल में है। पनेट वर्ग की जनकीय लंबे कैपिटल टी नर होते हैं, पौने स्मॉल टी मादा होते हैं। पौधे इनके द्वारा उत्पन्न युग्मक और F1 कैपिटल टी स्मॉल टी संतत पीढ़ी दर्शाए गए हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप के F1 पौधे स्वपरागित है। F1 पीढ़ी के नर अंड और मादा पराग के उद्दोतन के लिए क्रमशः एक सिग्नल है, इस सिग्नल को ध्यान दीजिएगा, एक नर का सिग्नल है, एक मादा का सिग्नल है। के प्रतीकों को काम में लाया गया, वही जो सिग्नल था इसको प्रतीकों के काम में लाया गया। जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के F1 पौधे स्वपरागित किए जाने पर बराबर संख्या में जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी के युग्मक उत्पन्न करते हैं। जब निषेचन होता है तो जीनोटाइप कैपिटल टी के परागकणों द्वारा जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की 50% संभावना रहती है। साथ ही जीनोटाइप स्मॉल टी के परागकणों के जीनोटाइप कैपिटल टी और जीनोटाइप स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की 50% संभावना इसका भी रहता है। संयोग यानी आधारित यादृच्छिक निषेचन का परिणाम यह होता है कि प्रत्युत्पन्न जाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी जीनोटाइपों के हो सकते हैं। पुनेट वर्ग से आसानी से देखा जा सकता है कि यादृच्छिक निषेचन के परिणाम स्वरूप 1/4 कैपिटल टी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 स्मॉल टी जीनोटाइप पैदा करते हैं। साथ ही केवल लंबा फिनोटाइप दृष्टिगोचर होता है। जो साथ में लंबा पौधा होता है यह फिनोटाइप का दृष्टिगोचर होता है। F2 अवस्था में 3/4 पौधे लंबे होते हैं, जिनमें से कुछ कैपिटल टी और कुछ कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। बाहर से देखने पर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे में भेद नहीं किया जा सकता है। और जीनोटाइप जोड़े कैपिटल टी स्मॉल टी से केवल एक ही लक्षण यानी कैपिटल टी
लंबे की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि लक्षण लंबा बौने लक्षण अर्थात अलील स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी होता है, प्रभावी हो जाता है। इसी लक्षण प्रभाविता का असर होता है कि F1 के सारे पौधे लंबे होते हैं। F1 पीढ़ी के सारे पौधे लंबे होते हैं, भले ही जीनोटाइप कैपिटल टी या स्मॉल टी हो। F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे लंबे होते हैं, भले ही जीनोटाइप के लिहाज से 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी या 1/4 कैपिटल टी हो। अंत में जीनोटाइप अनुपात 3/4 लंबे, 1/4 कैपिटल टी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 ठीगने स्मॉल टी। दूसरे शब्दों में 3 संबंधे 1 का अनुपात पर जीनोटाइप का अनुपात 1 संबंधे 2 संबंधे 1 होता है। देखिएगा ये जो रेशियो है ये बार बार पूछा जाता है। जीन का अनुपात 1:2:1 होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी ये रेशियो है का 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4 ये रेशियो, इसको ध्यान दीजिएगा। के अनुपात को गणित के द्विनामी पद ax प्लस by का स्क्वायर में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी जिनदारी युग्मक समान आवृत्ति 1/2 में रहते हैं। इस पद का इस प्रकार विस्तार किया जाता है 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी का होल स्क्वायर बराबर 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी मल्टीप्लाई 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी बराबर 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी। ये रेशियो को ध्यान दीजिएगा। मेंडल ने F2 पौधों को स्वयं परागित किया। जो F2 का जो संकरण कराया गया उसे स्वपरागण कराया गया और पाया कि F3 और F4 पीढ़ियों में F2 के बौने पौधों ने केवल बौने ही पैदा किए। उसने निष्कर्ष निकाला कि बौनों का जीनोटाइप समयुग्मजी यानी होमोजाइगस स्मॉल टी था। आप क्या सोचते हैं, यदि उसने सभी F2 के लंबे पौधों को स्वयं परागित किया होता तो उसे क्या देखने को मिलता? आइए इसके बारे में देखते हैं। पिछले अनुच्छेदों पैराग्राफों से स्पष्ट है कि गणितीय प्रायिकता के प्रयोग से जीनोटाइप अनुपातों की गणना की जा सकती है, किंतु केवल प्रभावी विशेषक के फिनोटाइप को देखने भर से जीनोटाइप संरचना का ज्ञान संभव नहीं है। जैसे कि F1 या F2 के लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भविष्य ज्ञात नहीं हो सकता है। इसलिए F2 के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे का बौने पौधे से संकरण किया। इसे इन्होंने परीक्षार्थ संकरण नाम दिया। इन्होंने F2 के लिए लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराया, जिसे परीक्षार्थ संकरण नाम दिया। इस प्रयोग में प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव, यहाँ पर मटर का पौधा जिसका जीनोटाइप मालूम करना है, परीक्षार्थ जीव का अप्रभावी पौधों से संकरण किया जाता है, न कि स्वपरागण जैसे पिछले प्रयोगों में किया गया था। पुरुषार्थ जीव के जीनोटाइप निर्धारण के हेतु ऐसे संकरण की संततियों का विश्लेषण किया जा सकता है। चित्र 4.5 में ऐसे संकरण के परिणाम दर्शाए गए हैं। यहाँ पर बैगनी यानी कैपिटल W रंग श्वेत स्मॉल W के ऊपर प्रभावी है। पुनेट वर्ग का प्रयोग करके परीक्षार्थ संकरण में संतति के स्वरूप को ज्ञात करने का प्रयोग करो। आपको क्या अनुपात मिला? इस संकरण प्रयोग की जीनोटाइपों का उपयोग करके आप परीक्षार्थ संकरण की एक सामान्य परिभाषा दे सकते हैं। एक संकरण प्रयोगों के अपने
प्रेक्षणों को आधार बनाकर मेंडल ने इनकी वंशांगति संबंधी अपनी समझ के सार रूप के दो सामान्य नियम प्रस्तावित किए। आज इन नियमों को वंशांगति के नियमों या सिद्धांतों की संज्ञा दी जाती है। प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम और द्वितीय नियम है विसंयोजन का नियम। आइए पहले इसके फिगर को देखा जाए, स्ट्रक्चर को देखा जाए जितना पढ़ा गया है पहले। चित्र 4.3 एक संकर क्रॉस का रेखीय निरूपण। एक संकर संकरण को देखा जाए कि एक संकर संकरण में क्या होता है। देखिए ये जनकी है, यानी ए प्रभावी लंबा और ए अप्रभावी बौना। ये F1 पीढ़ी में देखा गया कि दोनों के दोनों पौधे लंबे बने। जब दोनों के दोनों पौधे लंबे बने तो इनमें स्वपरागण कराया गया। अब स्वपरागण कराने के बाद F2 पीढ़ी में देखा गया, F2 पीढ़ी में देखा गया तो एक लंबा एक लंबा एक लंबा और एक बौना। F2 पीढ़ी में 3 लंबे और एक बौने पौधे बने जिनका रेशो होता है रेशियो 1:1। आइए नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर को देखा जाए। इसका रेशियो चित्र 4.4 मेंडल द्वारा संकरित शुद्ध वंशक्रम लंबे तथा शुद्ध वंशक्रम बौने पौधे की क्रॉस को समझने के लिए पुनेट वर्ग का उपयोग किया। पुनेट वर्ग को देखा जाए, पुनेट वर्ग का खोज रीजनल सी पुनेट ने किया था। ये देखिएगा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें ए लंबा पौधा है कैपिटल टी, ये बौना पौधा स्मॉल टी। अलील कभी भी युग्मक यानी जोड़े में होते हैं, यानी कैपिटल टी एक ही साथ रहेगा, स्मॉल टी एक ही साथ रहेगा, ये कभी भी जोड़े में रहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये युग्मक लंबा पौधा है कैपिटल टी, ये बौना पौधा का युग्मक है स्मॉल टी। अब इन दोनों में संकरण कराया गया तो देखा गया जो F1 की पीढ़ी प्राप्त हुए, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारा का सारा पौधा लंबा बना। अब F1 पीढ़ी को पुनः स्वपरागण कराया गया तो देखा गया कैपिटल टी स्मॉल टी को जब दोनों अलग अलग करके और लंबा कैपिटल टी स्मॉल टी को युग्मक जाए, इसको भी दोनों को अलग अलग करके जब इन दोनों में स्वपरागण कराया गया तो देखा गया F2 पादप में कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, लंबा पौधा और एक बौना पौधा शुद्ध बौना पौधा का निर्माण हुआ। और इसका फिनोटाइप अनुपात लंबा और बौना पौधा का 3:1 है और जीनोटाइप का अनुपात है कैपिटल टी और कैपिटल टी अनुपात स्मॉल टी 1:2:1। ये देखिएगा, ये जो अनुपात वाला है ये यूपी बोर्ड और नीट में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, वहाँ पर भी इसका रेशियो पूछा जाता है, इसको ध्यान में दीजिएगा। आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखा जाए। चित्र 4.5 परिचार्थ संकर का आरेखीय प्रतिरूपण देखा जाए। ये समयुग्मजी अप्रभावी है और ये समयुग्मजी अप्रभावी है। समयुग्मजी जिसमें समान एलील हो गए कैपिटल डब्ल्यू, एक समयुग्मजी कैपिटल डब्ल्यू, इसको देखा जाए इसमें 2 जीन को अलग अलग किया गया है कैपिटल डब्ल्यू और एक कैपिटल डब्ल्यू, इससे 4 एलील बनाया गया कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। सारे के सारे पुष्प बैगनी हैं और इसका परिणाम और व्याख्या अनजान पुष्प समयुग्मजी प्रभावी है।
और एक कैपिटल डब्ल्यू इसको भी कराया गया, तो वही कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू पूरा प्राप्त हुआ। और एक कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इसी का निरीक्षण करना था कि प्रभावी फिनोटाइप यानी जीनोटाइप अज्ञात है, इसी का ज्ञात करना है। आधे पुष्प बैगनी और आधे श्वेत, अनजान पुष्प विषम युग्मजी है। आइए 4.2.1 प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये प्रभाविता का नियम बार बार पूछा जाता है। मेंडल ने प्रभाविता का नियम क्या क्या दिए थे? क लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त डिस्क्रिप्ट इकाइयों द्वारा होता है। ये जो प्रभाविता का नियम क है वो लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त डिस्क्रिप्ट इकाइयों द्वारा होता है। ख कारक हमेशा जोड़े में होते हैं, कभी भी कारक सिंगल नहीं हो सकता है, कारक हमेशा जोड़े में होते हैं। प्रभाविता का नियम ग में क्या है? यदि कारक जोड़े के दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। दो कारक होंगे जिसमें एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। F1 में केवल एक जनक लक्षण का प्रकट होना तथा F2 में दोनों जनकों लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम के द्वारा समझा जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि F2 में 3:1 का अनुपात क्यों पाया जाता है। ऊपर यह भी इसको देखा गया है कि F2 में 3:1 का अनुपात क्यों पाया जाता है। 4.2.2 विसंयोजन नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन, इसको भी देखा जाए क्या होता है। इस नियम का आधार यह तथ्य है कि अलील आपस में घुल मिल सम्मिश्रण नहीं पाते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। भले ही F1 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता, F1 पीढ़ी में भले ही एक प्रकट नहीं होता है, यद्यपि जनकों में दोनों अलील विद्यमान होते हैं। युग्मक बनने के समय कारकों को एक जोड़े या अलील के सदस्य भी संयोजित हो जाते हैं और युग्मक को दो में से एक ही कारक प्राप्त होता है। समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं, जबकि विषम युग्मजी जनक द्वारा दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता जिनमें समान अनुपात में एक अलील होता है। 4.2.2.1 अपूर्ण प्रभाविता का नियम, इम्प्लांटी डोमिनेंस। यह अपूर्ण प्रभाविता का नियम है। अपूर्ण प्रभाविता का नियम में बार बार पूछा भी जाता है, इसको भी देखा जाए। जब मटर वाले प्रयोग को अन्य विशेषकों के संदर्भ में दोहराया गया तो पता चला कि कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता जुलता है और इनके बीच का सा लगता है, किसी से मिलता जुलता भी नहीं और इनके बीच का सा लगता है। स्वान पुष्प, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनस। ये एक स्वान पुष्प है जिसे इंग्लिश में स्नैपड्रैगन या एंटीराइनस कहा जाता है, में पुष्प रंग की वंशांगति अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए अच्छा उदाहरण है। ये अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण एक स्नैपड्रैगन और एंटीराइनस, ये नीट में भी और यूपी बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम। तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाली कैपिटल आर और तद्रुप प्रजननी सफ़ेद फूल वाले स्मॉल आर प्रजाति के संकरण के परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों कैपिटल आर और स्मॉल आर वाली प्राप्त हुई। चित्र 4.6 जब ये इस F1 संतति को स्वपरागित कराया गया तो परिणामों का अनुपात 1 कैपिटल आर लाल, रेशियो 2 कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी, रेशियो 1 स्मॉल आर सफ़ेद था। यहाँ पर जीनोटाइप अनुपात वही था जो किसी भी मेंडली एक संकरण के संकरण में संभावित होता, किंतु फिनोटाइप अनुपात अर्थात 3:1 प्रभावी रेशियो अप्रभावी में बदल गया। इस उदाहरण में कैपिटल आर कारक और स्मॉल आर कारक पर पूर्णतः प्रभावी नहीं रहा, अतः लाल कैपिटल आर और सफ़ेद स्मॉल आर और स्मॉल आर से गुलाबी कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हो गया, जो कि एक ही प्राप्त होना चाहिए। प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण कैसे होता है, आइए इसको देखा जाए।
प्रभाविता वास्तव में क्या है, कुछ अलील प्रभावी और कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं, इन बातों को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जीन का कार्य समझा जाए। आप जानते ही हैं कि जीन में विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित रहती है। द्विगुणित जीवों में अलील के जोड़े के रूप में प्रत्येक जीन के दो प्रारूप विद्यमान होते हैं। प्रत्येक जीन के दो प्रारूप विद्यमान होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अलील के जोड़े हमेशा एक जैसे हों। जैसा कि विषम युग्मज हेट्रोजाइगेट में होता है, उनमें से एक अलील की भिन्नता का कारण उसमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है। विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे जो अलील में निहित विशेष सूचना को रूपांतरित कर देता है। उदाहरणतः एक ऐसी जीन को लिया जाए जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना है। इस जीन के दोनों प्रतिरूप इसके दो अलील रूप हैं। मान लेते हैं कि वह सामान्य अलील ऐसे सामान्य एंजाइम उत्पन्न करता है जैसा अधिकतर संभव है, जो एक सबस्ट्रेट यानी एस के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। रूपांतरित अलील सिद्धांत निम्नलिखित में से किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। क सामान्य एंजाइम या ख कार्य अक्षम एंजाइम या ग एंजाइम की अनुपस्थिति। आइए इसको देखा जाए क्या होता है। पहले परिवर्तन में रूपांतरित अलील और रूपांतरित अलील के तुल्य हैं, अर्थात परिणाम स्वरूप यह भी सबस्ट्रेट यस को बदलकर उसी पुरानी फिनोटाइप विशेषक का उत्पादन करेगा। इस प्रकार के एलील युग्मों के अनेक उदाहरण हैं, किंतु जब अलील कोई भी एंजाइम नहीं उत्पन्न करता या कार्य अक्षम एंजाइम का उत्पादन करता है तो फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है। फिनोटाइप विशेषक और रूपांतरित अलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर रहता है। सामान्यतः अरूपांतरित कार्यकारी अलील जो मौलिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है प्रभावी होती है तथा रूपांतरित अलील अप्रभावी होती है। इसलिए इस उदाहरण में अप्रभावी अलील के दर्शित होने पर या तो एंजाइम बनता ही नहीं है या बने तो कार्यक्षम नहीं होता है। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए। चित्र 4.6 स्वान पुष्प नामक पौधों में एक संकरण के परिणाम यहाँ पर एक अलील दूसरे के ऊपर अपूर्ण प्रभाविता होता है। इसको देखा जाए। एक जनन पीढ़ी है, लाल रंग का पुष्प है कैपिटल आर और एक श्वेत यानी वाइट कलर का है स्मॉल आर। ये दोनों अलील में से एक अलील इसमें आ गया और एक अलील इसमें आ गया युग्मक, और दोनों युग्मक का संलयन हुआ तो F1 पीढ़ी में सारे गुलाबी पौधे बने। फिर नर युग्मक और मादा युग्मक सारे गुलाबी में से इन दोनों को अलग करके युग्मकों को और इनको अलग करके जब फिर संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर पौधे प्राप्त हुए, फूल प्राप्त हुए, जिनका फिनोटाइप अनुपात लाल रेशियो गुलाबी और श्वेत का 1:2:1 और जीनोटाइप का अनुपात कैपिटल आर लाल यानी गुलाबी, कैपिटल आर श्वेत यानी स्मॉल आर का रेशियो 1:2:1। इस रेशियो को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये रेशियो बार बार पूछा जाता है। इस रेशियो को देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।